सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सरकारी नौकरी ख्वाहिश लोगों की होती है, अभी भी होती थी, अभी भी होती है, और समझते हैं कि सरकारी नौकरी है तो फिर मौजें ही हैं। लेकिन अगर मैं एक अदारा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा जहां मैं मौजूद हूं, ये रेलवे स्टेशन फैसलाबाद है। तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है, तीसरा बड़ा स्टेशन है। लेकिन अगर बात यहाँ करें मज़दूर की तो बिल्कुल रुला हुआ है। वो अफसर नहीं बल्कि मज़दूर से भी कमतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके क्वार्टर्स की क्या हालत है या इंतज़ामात की क्या हालत है, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन मसला ये है कि जब आप काम करते हैं तो हमारे दीन कहता है कि मज़दूर को उजरत तब दो उसका पसीना खुश्क होने से पहले। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, ये कलमे की नाम पे बनी है और अल्लाह करे क़यामत तक ये आबाद रहे, शाद रहे। लेकिन इसके अंदर आने वाले लोग और इंतज़ामी नाअहली इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमेशा हर महीने एक एहतजाज के कवर हमें करना, रेलवे स्टेशन पर आना पड़ता है। और ये मेरे पीछे खड़े रेलवे के मज़दूर हैं। इस वक्त अमले की किल्लत है, लेकिन ये इजाफी बोझ अपने कांधों पे उठाए हुए इस रेल को चलाए हुए हैं। लेकिन आए रोज़ इनकी तनख्वाहें हर महीने जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। कितनी ताख़ीर का शिकार होती हैं कि 15 से 20 रोज़ गुजर जाते हैं, फिर तनख्वाह आती है। अगर बिल और वो सब कुछ वाजबात देखें तो कोई इदारा इन्हें रिलीफ देने वाला नहीं है। तो क्या ये मज़दूर भूखे प्यासे इस रेल को चला सकते हैं? जिसका जवाब यकीनन तौर पर ये आएगा नहीं। लेकिन ये फिर भी उसको कांधा दिए हुए हैं कि अवामी सवारी चलती रहे, अवाम को सहूलत मिलती रहे। इनके लिए अपनी फैमिली से ज़्यादा अजीज़ आवाम लगती है। मज़दूर रहनुमा मौजूद हैं, सबसे पहले उनके पास ही चलते हैं, आगाज़ कर लेते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रियाज साहब, आप कैसे देखते हैं कि हर महीने एहतजाज मेरे ख्याल में करने वाले थक अब शर्मा रहे होंगे, लेकिन जो देख रहे हैं उन्हें शर्म नहीं आ रही कि आती हैं, ईद गुजरी है, बम्पर इस वक्त सेल हुई है, 14 अगस्त पे बड़ी अच्छी सेल हो गई है। ऐसे त्यौहार आते हैं, लोग अब बसों की बजाय इधर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा सहूलत मिल रही है, सस्ती टिकट है। लेकिन उसके बावजूद तनख्वाहें कितनी लेट हो रही हैं, उसके मसाइल कितने पैदा हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, रेल का जो मुलाज़म है वो अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर रहा है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि रेलवे की छांटी करने के बावजूद भी अगर, और बैंकिंग सिस्टम के आने के बावजूद भी अगर ये हमें बर वक्त हमारी तनख्वाहें नहीं दे रहे तो ये इंतज़ामिया की ना अहली है। तो हम आपका जो अपना प्रोग्राम है, हम इसे अपनी आवाज़ जो है उन तक ये पहुँचाते हैं कि हमें बर वक़्त जो है वो अपना पे मिलनी चाहिए। मुलाज़म मुतमिन होगा तो वो अपना फ़र्ज़ जो है वो सही अंदाज से अदा कर सके। वैसे और दोस्त भी हैं यार, चाचा जी मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं तुम बोलना कोई, मैं थोड़ा सवाल करना, तुम जवाब देने बस। नाम की थोड़ा नाम मोहम्मद आज़म। किन्ने साल हो गए रेलवे च काम करते? 33 साल। ते तनख्वाह किन्नी लेट हो जाती है? किन्ने दिन? 25-26 किन्नी मिलती है? किन्नी वैसे किन्नी का? 50,000। तो बिजली का बिल है कि किन्ना आया? 9,000। तो गैस का? तो इत्थे रेलवे क्वार्टर च रहिंदे? क्वार्टरों की हालत सही है, अच्छी है, गुजारा हो रहा? तो की मुतालबा की करना चाह रहे हैं रेलवे अफसरां तो? टाइम ना दे दिया कर। बच्चे किन्ने माशाल्लाह? तो की करते? शादीशुदा या शादीशुदा? अच्छा। तो किहड़े डिपार्टमेंट तुसीं काम कर रहे हो? शैड च। तो ये बड़े हादसा रेलवे के हो रहे, थोड़े एहदी वजह की थोड़े ख्याल ना? बस उधर ही हो रहे जी हादसे। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਆ? ਸਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? तनख्वाह बस बता दो है मुतालबा, तनख्वाह टाइम ना दे दो। चले, वैसे बैंकिंग सिस्टम में आपके पास आ रहा हूँ। बैंकिंग जी आप मुसाफिर हैं क्या हैं? मैं मुसाफिर। अच्छा चलें। गुजरांवाला से आया हूँ। जो वाशरूम है ना, वाशरूम उसके अंदर वो जो भूंड है, भूंड, हाँ जी, पंजाबी में भूंड जिनको कहते हैं, उन्होंने इतनी सारी लगाई हुआ कर। जो भी आदमी जाता है बैठता है वो आगे उसे काटते हैं, उसका किसने ख्याल करना है? ठीक है, मेरा बस ये क्वेश्चन है। ये जो इस महकमे के जो अमले के आदमी हैं, ये उनसे गुजारिश है, तो
तो वज़ीर आज़म से भी चले गए। अब ये कोई सिस्टम जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। उधर मैं गोजरा से बैठा हूँ, ठीक है, गोजरा से बैठ के काफ़ी तखीर जो ना उसने ट्रेन ने की है, इंतज़ार कर कर के धूप में खड़े रहे हैं, लाइट भी चली गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, वज़ीर आज़म से सब से कि खुदारा इस कौम के ऊपर तरस खाएँ, ठीक है। बहुत जलील हो रही है वहाँ, बहुत जलील हो गई है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। अच्छा, मोहम्मद गुजरावाला से ये सफ़र कर रहे थे। आवाम क्योंकि मुसाफिर हैं, उनकी बात सुनी। बस भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे पुराने दोस्त भी हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं, मसाइल क्यों रेलवे में इतने आगे हैं कि अब तो हमने देखे हैं बड़े प्यारे प्यारे अंदर नए डब्बे भी आए हैं, इंजन भी अच्छे हैं, लेकिन ट्रैक के ऊपर और ट्रैक के ऊपर चलती ट्रेन जो है आवाम के लिए, जैसे उन्होंने भी शिकायत की, हम भी देख रहे होते हैं, लोग डरते हैं रेल की तरफ आते, कहीं सफ़र करें रास्ते में ट्रैक से ना उतर जाए। सबसे पहले तो एक जो अदारा होता है उसके जब तक मुलाजम खुशहाल नहीं होंगे ना, बहुत बिल्कुल, उसका फिर वो अदारे का जो है वो सिस्टम बहाल नहीं हो सकता। तो आपको जिस तरह हमारे मुलाजमों ने, वर्करों ने कहा है कि 1 तारीख की सैलरीज है और अभी तक हमें पेमेंट नहीं हुई है, और इसी तरह 20-25 तक। अब जब 20-25 तक जो आती है, मेरे ख्याल में जो हार्डली बिजली का बिल जो हमने पे करना होता है उसकी लास्ट डेट 6 या 7 तारीख होती है, और आजकल बिल भी बहुत आ रहे हैं, 10,000 15,000। फिर उसके ऊपर जब लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं, वही बिल जो है 20,000 तक की रेंज का पहुंच जाता है। वो मुलाजम बंदे की तो आधी तनख्वाह बिजली के बिल और ये बिलों में चले जाती है, और ऊपर से उसने 25 तारीख को कर्जा लिया होता है, तो उसको तो टेंशन यही होती है उसने अपने अदारे की बहाली के लिए क्या वो करेगा, हमारे लिए क्या मतलब वो करेगा। अच्छा, वैसे दूसरी बात ये है कि जिस तरह हमारे शेख साहब ने कहा, हमारे लीडर साहब ने कहा कि बेल आउट पैकेज ही नहीं है, सामान ही नहीं है गाड़ियों में लगने के लिए या ट्रैक पे करें, तो फिर हम कैसे उसको काम करेंगे? हम अपने वर्करों यानी कि तरजीहात ही नहीं है, तरजीहात नहीं है, रेल को बहाल करने की तरजीहात ही नहीं है। मतलब हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे, बेल आउट पैकेज दे, क्योंकि ये डेली वेजेस से तो चलने वाला काम नहीं है, यहाँ तो परमानेंट मुलाजमीन और उनका एक पूरा लाहे अमल होना चाहिए, फिर ही ट्रेन चलती फिर है। ट्रेन चलती है, और फिर बाकायदा सामान हो जिससे ट्रैक की मेंटेनेंस हो सके। मतलब जब सामान ही नहीं होगा, ट्रैक की मेंटेनेंस नहीं होगी, तो एक्सीडेंट के खदशात तो बढ़ेंगे ही। बढ़ेंगे। मैं आपके पास वापस आता हूँ, यहाँ और मजदूर। अस्सलाम वालेकुम। कौन से शेड से बसते हैं आप? सिग्नल डिपार्टमेंट। सिग्नल डिपार्टमेंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा ख़ास भी है। क्या कहेंगे, इस वक्त तनख्वाहें लेट हैं, उससे घरेलू मामला कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं? दोहरी अजियत का शिकार हैं जी। एक तरफ फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, बिलों का, बच्चों के जो है अपना स्कूल की वाजिबात वगैरह, ट्यूशन के हैं, एक तरफ वो प्रेशर है, एक तरफ जो है डिपार्टमेंट की तरफ से होता है कि महकमा दिन ब दिन जो है वो इनके लॉस हो रहा है, डाउन हो रहा है। अच्छा, दुनिया में सिग्नल डिपार्टमेंट बड़ा लेटेस्ट है। हमारे अभी तक फ़ोन की घंटियाँ चल रही हैं, यहाँ लाइनें भी कई फाटकों जो नए लग रहे हैं उनके ऊपर तो लाइन ही मौजूद नहीं है, वो एक दूसरे मोबाइल पे बेल मार दें, नहीं तो ट्रेन आ गई तो आ गई। ये सिस्टम आप लोगों के लिए कितना, क्योंकि जब ट्रेन का कोई, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक हो, हादसा हो गया, फिर उन्होंने कहा जी वो सिग्नल वाले का कसूर है या लाइन वाले का कसूर, क्योंकि आपका निकलना है, लेकिन जहाँ उनके काम थे वो अभी तक, वो भी पहले बता दें। वो काम जो भी शुरू हुआ था 10-12 साल पहले सुनते आ रहे हैं जी, हो रहा है जी, अपना ये ML1 आ रहा है जी, अपग्रेडेशन होगी, CBS सिस्टम आ रहा है, सुनने में है, सिर्फ सुनने में अच्छा भी लगता है। इतने जदीद दौर में इतना पुराना सिस्टम, यकीनन तौर पे वैसे बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात के शिकार तो हैं, बहुत ज़्यादा है। जो सिस्टम जो पुराना है वो भी अब बैठ चुका है, डेड हो चुका है। उसमें भी जो पुर्जा जात है, जो टेलीफोन है, जो केबल है, वो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ऊपर से जब हम लिख के देते हैं कि ये चीज़ें शॉर्टेज हैं, तो कह रहे जी ना पैकेज है ना पैसे हैं। अगर हुकूमत कुछ देगी इस पर, इसे डिपार्टमेंट पर कोई अपना तरस खाएगी, तो फिर ही आगे वो इनके अफसरान देंगे और हमें प्रोवाइड करेंगे। हम तक आ ही नहीं रही हैं, चीज़ें नहीं मौजूद हैं। बाबू साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। मुझे वो दिन याद है, मैं कल परसों वो वीडियो देख रहा था, 2018 से कबल हमने एक माल गोदाम का इंटरव्यू किया था। वो दिन बड़े अच्छे थे, एक ख़बर चलाते थे, इंतज़ामिया एक्शन में आती थी, माल गोदाम इतनी बड़ी चीज़ चल जाती थी। आज बोल रहे हैं 4 महीने से लगातार एहतजाज हो रहे हैं, बल्कि 5-6 महीने हो गए, तनख्वाहें टाइम पे नहीं आ रही। अब क्या बस हो गई है अब रेलवे की, या रेलवे कमाने के लिए इनको दे कुछ नहीं रहा, या अब हमारे हुक्मरान या इंतज़ामी अमूर के अफसरान जो संजीदा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी वन वालों का बड़ा मशहूर हूँ, आप अपनी तरह से और रेलवे के मजदूरों की तरफ से। अगर किसी ने एहसास किया हमारा, तो सिटी 41 ने किया हमारा, और आपका साथ दिनों महीनों या हफ्तों का नहीं, हमारा सालों का आपसे चल रहा है, और आप हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया और हमारे मसाइल को हल कराया, क्योंकि आप ही हमारी आवाज़, आप ही ज़बान हमारे आँख है, तो आपने हमारी आवाज़ आगे पहुँचाई। मुझे याद है कि 1 घंटे का प्रोग्राम था हमारा मालगोदाम का, और आज अल्लाह का शुक्र है मालगोदाम चल रहा है, वो मुनाफा बख्श भी है। और वो आपने जो बात की कि अभी कोई असर ही नहीं करता, मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तान में गवर्नमेंट है किसकी?
जो जिसको मिनिस्टर लगाते हैं उसे खुद पता नहीं कि मैंने कितने दिन यहाँ रेल का मिनिस्टर रहना, यहाँ किसी चीज़ का भी, इसलिए किसी का इंटरेस्ट ही नहीं। एक मिनिस्टर को दो जो शोबे दे दिए जाते हैं, किसी को हवाबाजी रेलवे, वो क्या इधर ध्यान देगा रेलवे को? ये तो गरीबों की सवारी है। दोनों घाटे वाले सौदे एक देते कि एक ठीक करे जो दूसरे ठीक करे, देसी जुबान से बात ये है कि वो रेलवे तो गरीबों की सवारी है, इसमें सिर्फ गरीब सफ़र करेगा। वो जो ये जहाज़ है उसमें तो अमीर करेंगे, उसको तो ध्यान तो देना। लेकिन जो है रेलवे इसमें गरीब आएंगे, कोई एमएन है, कोई एमपी है, कोई बड़ा बंदा इसमें सफ़र ही नहीं करता, अपनी कारों में जाते हैं। आप मुझे याद है आपने मेरा प्रोग्राम वो भी चलाया था जब फ़रख हबीब साहब स्टेशन पे आए थे, तो मैंने उन्हें बड़ा कहा था, जनाब मिनिस्टर साहब रेलवे स्टेशन जो है फैसलाबाद है, ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है और यहाँ से कराची के लिए कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही। तो उन्होंने बड़ी हैरानगी से डीएस को पूछा कि डीएस साहब ये क्या? डीएस साहब जवाब देने लगा, मैं अगर नहीं सर इधर से कोई गाड़ी नहीं चलती, हमारा रेवेन्यू उस वक्त तक नहीं बढ़ सकता जब तक यहाँ से कोई गाड़ी स्टार्ट ना ले। तो इसके लिए यहाँ से एक गाड़ी चलनी चाहिए जो फैसलाबाद से स्टार्ट ले और कराची जाए, और रेलवे के मज़दूर को बर वक्त तनख्वाह मिलनी चाहिए। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि 7 या 8 तारीख आखिरी तारीख होती है बिल जमा कराने की बिजली का, तो जब मज़दूर को तनख्वाह मिलेगी 25 तारीख को, तो उसका वो ज़्यादा पड़ेगा, बिल भी ज़्यादा पड़ेगा। और पाकिस्तान रेलवे का मज़दूर गरीब है, बहुत कम तनख्वाहें, तमाम लोग हदार पे हैं दुकानों पे। जब उस तनख्वाह लेट होगी तो उसे अगला हदार नहीं देते, वगैरह आप झूठ बोलते हैं। तो ये इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। मजदूर किस तरह रेलवे का दिल लगा के नौकरी करेगा जब उसको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी? तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, कैसे काम करेगा? इनकी बात एक बड़ी थी कि यहाँ एक मिनिस्टर आए थे तो उनसे इन्होंने कहा, मैं नाम नहीं ले रहा, समझ तो आप सब गए होंगे, लेकिन देखें ट्रेन नहीं चली। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पंप ज़रूर चल गए हैं, अल्लाह उन्होंने भला करे तो उन्हें कारोबार बरकत पाए। लेकिन ऐसे जब आप कौमी अदारों को लूट कर लंगड़ा कर देंगे तो डेफिनेटली जो हालात आपके हैं कि घरों से भागे छुपे फिर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली जो वक्त है वो तो इंतकाम ज़रूर लेती है। अस्सलाम वालेकुम। आप किस शोबे से वाबस्ता हैं? मैं आरटीएस से। अच्छा, क्या आपके शोबे में क्या एक बड़ा सबसे बुरहान ये भी है कि रेलवे के पास इस वक्त जितनी कैपेसिटी है उतने मुलाजमीन मौजूद नहीं हैं, एक बंदे के पास ओवर बर्डन और ओवर जो लोड है वो भी एक बड़ा मसला इस वक्त रेलवे के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक बंदे नहीं है हमारे पास। दूसरा ये है हमारे पास सामान का बड़ा मसला है, और मैं समझता हूँ कि बंदे को कम से कम सच बोलना चाहिए। एग्जैक्टली। सच ये है कि जो मतलब हम कह देते जी अफसरान हैं, ये ऐसे करके वो ऐसे करके, मैंने देखा है कि उनके पास भी कुछ नहीं है। उनके पास सामान होगा तो वो हमें ज़रूर देंगे, किसका दिल करता अपनी बेइज्जती करवाने को ना जी। ये तो गवर्नमेंट का काम है, इतना बड़ा अदारा ये गवर्नमेंट ने चलाना, हमने थोड़ी चलाना है। नहीं, ये कमा के तो दे रहा है अदारा, खुद ही कमा के दे रहा है, उसी पैसों से ले दे। वो हमें उसकी मद में हमें तनख्वाहें दे दे कम अज़ कम। अगर मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो मतलब कैसे हम लोग काम करेंगे? इस वक्त मजदूर परेशान है, बिजली के बिलों के बहुत ज़्यादा बिल आना शुरू हो गए, गैस के बिल, पानी के बिल जो डबल ट्रिपल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। ये अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएं तो पूरी दुनिया के अंदर इस स्टेशन एक को, मैं सिर्फ एक मिसाल ले लें, मैं एक नालायक सा आदमी हूँ, लेकिन इस स्टेशन को सिर्फ ले लें कि इस स्टेशन को अगर कमर्शलाइजेशन की जाए, इसके इतराफ़ में जैसे जो जगहें पड़ी हैं उनको कमर्शलाइज़ किया जाए, तो इस रेलवे स्टेशन सिर्फ इतना कह दीजिए कि आपने तनख्वाहें दे के अपना गुजारा करना है, तो मैं ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ, बड़ा बसूख अंदाज में कह सकता हूँ, ये सिर्फ रेलवे स्टेशन तनख्वाहों के साथ अपना बोझ नहीं बल्कि बहुत सारे शहर के मसाइलों का बोझ भी उठा सकता है। ये वफाकी अदारा कह सूबे ने अपने गले से उतार दिया और डाल दिया वफाक के अंदर। लेकिन जो मेम्बरान कौमी असम्बली हैं, ये राजा रियाज साहब का हल्का जो अपोजिशन लीडर अभी ख़त्म हुए हैं, उन्होंने भी इस रेलवे स्टेशन के लिए कुछ नहीं किया। इस कॉलोनी के लिए 2 सड़कें बना दी होंगी, लेकिन इस रेलवे स्टेशन के लिए अगर अपोजिशन लीडर होने के नाते बहुत सारी उनके पास गुंजाइश मौजूद थी कि वो वज़ीर आज़म से कोई ज़िद करके भी यहाँ 2-3 चीज़ें लेके आ सकते थे और पैगाम भी दे सकते थे कि फ़रख हबीब ने काम नहीं किया तो देखें मैंने उस सोच के ख़िलाफ़ काम किया। लेकिन सब एक ही सिक्के के 2 रुख नज़र आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब रेलवे के मसाइल की बात करें तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रेलवे प्रेम यूनियन का, क्योंकि हम जब मज़दूर की बात कर रहे थे तो उन्होंने हमसे ये
कहा कि हमारे मरकज़ी सदर जो हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, शेख अनवर साहब, वो ख़ास तौर पर तशरीफ़ लेके फैसलाबाद आए हैं कि एक तो इन मज़दूरों के मसाइल ऐसे ही पहले भी ये पहुंचाते हैं और वहाँ बैठे भी इनके राब्ते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम के तवस्सुत से भी ये चाहेंगे कि इनके मसाइल जो रेलवे के तमाम मुलाजमीन के वो आगे पहुँच सकें। मैं शेख साहब से बात का आगाज़ करूँगा, साथ डिप्टी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो हैं खालिद साहब, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। शेख साहब, एक बड़ी अलमिया है कि रेलवे कमाऊ पुत थी, मेरे तो नज़र में अभी भी है, शायद अदाद शुमार का घोरक धंधा हमारे कॉमर्स मिनिस्टर्स को बड़ा अच्छा आता है, अगर वो तरोड़ मरोड़ के पेश ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ राणा साहब नज़र आ रहे हैं, हम जब डेटा लेते थे, जब मैं रिपोर्टिंग करता था रेलवे की, तो डेटा देखते थे मुसाफिर भाड़े हैं, पैसे कम हो रहे हैं। ये हमारी समझ से बालतर चीज़ हो जाती थी कि जब अदादो शुमार का घोरक धंधा करते हैं तब रेलवे खसारे में आता है। वैसे देखें तो रेलवे के ऊपर बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन। क्या देखते हैं कि रेलवे को कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जा रहा है और मज़दूर भी वैसे ही गिरता और पिसता जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इस वक्त भी देखें कि हमने इस साल भी 62 अरब रुपए की अर्निंग की है, 62 अरब से ज़्यादा, बल्कि हमने इस साल भी हमारी जो अर्निंग है वो ये है। लेकिन उसकी मजबूरी हमारी ये है कि हमने इस साल 36 अरब सिर्फ तनख्वाहों में दी है, और हम इस साल हमने तकरीबन 24 अरब का फ्यूल लिया है। हमने बिजली की मद में इस साल भी को 7 अरब से ज़्यादा हमारे खराजात हैं। तो ये असल वजह है कि देखें, बाकी पाकिस्तान के तमाम अदारे हैं, खा वो सर्विसेज के अदारे हैं, अदलिया के अदारे हैं, सेक्रेटरीट के अदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन तमाम अदारों की तनख्वाहें हुकूमत पाकिस्तान देती है। अगर तनख्वाह नहीं देती हुकूमत पाकिस्तान तो वो रेलवे को नहीं देती। मतलब ये है कि रेलवे को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो जैसे मैंने आपको कहा कि रियासत माँ होती है, माँ ने हमें सुतेला बच्चा समझा रेलवे को, ये ज्यादती है। अगर आज जी यहाँ एक ट्रेन भी खड़ी है, मैं वो भी ज़रा माजरे के साथ दिखा दूँ, कमर ज़रा आप जूम कर दें तो ये ट्रेन पीछे खड़ी है। मेरे ख्याल में ये जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनका ये एक हादसा होता है उनके साथ, तो उसके बाद जो मुल्क में अनारकी फैली, तो हमारे लिए वैसे अवाम की ये भी जाहलियत की एक अवलीन निशानी है कि हमारे पास सबसे पहले अपने ही अमलाक को नुकसान पहुँचाना फ़र्ज़ समझा जाता है, और हम समझते हैं कि हमने अपना हक़ अदा कर लिया, नफ़रत का इजहार या जो भी कर सकते हैं। एक वाक़या 9 मई को भी हुआ, ऐसे वाक़यात करके हम ये समझते हैं कि हमने अपना हक़ अदा कर लिया। अगर दूसरी तरफ देखें तो लगने वाले टैक्स और आने वाला बोझ फिर से हमने डबल बर्दाश्त करना है, यानी कि पहले ऐसी आग लानी थी, मुड़ के 2 छितर भी खाने। ये पंजाबी की अगर मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो फैसलाबादियों को ज़रा 2 टोका समझ आ जाती है। ठीक कह रहे हो जनाब, ताड़ी ज़बान भी ऐसी बोलने। अच्छा, बात ये जी, आपने तो सिर्फ 4 डब्बे दिखाए। मोहतरमा की शहादत के ऊपर बेशुमार कोचों को जला दिया गया था और बेशुमार लोकोमोटिव जलाए गए, ट्रैक जला दिए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये सिर्फ 4 कोचें खड़ी हैं। आप कभी लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो वहाँ पर कोचों का कब्रिस्तान बना हुआ है। रेलवे के इंतज़ामिया को चाहिए, ये खड़ा खड़ा नशे इसके अंदर से सामान निकाल कर ले जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो उनको पकड़ेगा नशा भी उसको देना पड़ेगा। लिहाजा उनको बिल्कुल फ्री हैंड मिला हुआ है कि रेलवे की ये ट्रैक पर आए और चोरी चिकारी करके चले जाए। इसको सेल किसने करना है? यूनियन तो नहीं कर रहा ना। ये नेग्लिजेंसी किसकी है? अरबों रुपए का ये लोया है यार, इसको बेचो। ये तो यहाँ से आस्ता गुन लगा हुआ ले जाएंगे, वैसे भी मिट्टी के जरिए गलता चला जा रहा है। इसको बेचे, इससे अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा। इस मतलब इनको असल है शौक नहीं है मेरे भाई। वो अपने ठंडे कमरे में आके बैठते हैं, घूमने वाली कुर्सी पे बैठते हैं, उनको परवाह नहीं है कि रेलवे में क्या हो रहा है। और फिर वही बात जो आपने लैंड की कही है कि रेलवे के पास लाखों एकड़ प्राइम लैंड है। अब ज़रूरत इस समर की है, पैसेंजर से हमने 62 अरब रुपये कमाया है, तो गुड्स में हमने इस साल भी बहुत कम कमाया है। इनको चाहिए पैसेंजर से ज़्यादा अर्निंग, लैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएं, यूनियंस के नुमाइंदगान को बिठाएं उसके अंदर, फिर आप देखें आपका दायरा चलता है या नहीं चलता। अपने दिल में वुसअत पैदा करें। इनके अंदर वुसअत वाला जज्बा है ही नहीं, इसलिए ये शिल होते चले। शेख साहब चलते हैं, शेख साहब के साथ चलना है। मैंने एक सवाल करना है क्योंकि मैंने मौके का फ़ायदा उठा लें। शेख साहब, वो जो हादसा अभी हुआ है जिसमें बड़ी कीमती जानों का ज़िया हुआ है, जिस ट्रैक के ऊपर बेशतर हादसा हो भी चुके हैं, वहाँ एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कहानी रचाई गई या रच दी गई, जो भी कह लें उसे, कि वो लकड़ी का एक पीस जो है दिखाया जा रहा है कि देखें जी, यहाँ ट्रैक को जोड़ने के लिए जो गैप होता है, मुझे पता है कि ट्रेन जब चलती है तो अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली ट्रेन के ऊपर चलना मुश्किल है, उसको लोहे के दरमियान गैप देने के लिए एक जोड़ लगाया जाता है। वो कह रही है लकड़ी के कुछ पीसीज हैं, उसको जोड़ के अब ये काम शुरू कर दिया गया। तो ये लकड़ी वाली कहानी क्या है, हकीकत इसमें क्या है कि वहाँ लकड़ी ही लगी थी, वहाँ लोहा लगना था, क्या था? देखिए जी, हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटी करनी चाहिए, खा वो मीडिया के लोग हों, खा वो यूनियंस के ट्रेड यूनियन के हों।
ये पाकिस्तान सबसे पहले। बिल्कुल सही। पाकिस्तान है तो हम हैं, जहाँ पर हम हमारे कुछ हकूक़ हैं वहाँ पर हमारे कुछ फ़राइज़ भी बिल्कुल। शामिल है। सच्ची और खरी बात करनी चाहिए, डंके की चोट पर करनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं ना लकड़ी का गुटका, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने बड़ा रेलिवेंट सवाल किया और अभी तक किसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल कम से कम मुझसे तो नहीं किया ना। ये वो जॉइंट है जिसे वो कह रहे हैं लकड़ी का गुटका, ये वाला, ये देखें ये लकड़ी का गुटका है। ये देखें ये जो ट्रैक में ये खला है ना जी, इसको अगर हम इस तरह कर दें दोनों तरफ जो है, इसको हम परमाली कहते हैं, इसको हम फिश प्लेट कहते हैं। ये जो है इसने इस ट्रैक को जोड़ा हुआ है और इसने इसलिए लगाया जाता है कि इसमें अर्थ ना आए। ठीक हो गया। तो ये जो है इसको परमाली कहते हैं। ये जर्मनी से आता है और इसकी कीमत 21,000 और 22,000 रुपये है। और ये ज़रा वादा कर दी है लकड़ी ही, ये लकड़ी है, यानी जर्मन से आता है, यानी कि कोई कहीं लोहे का जोड़ है ही नहीं। आकबत अंदेश भाइयों ने वो जी गुटका फंसा, मुझे बताइए गुटका है या परमाली है या फिश प्लेट है? अगर आप दिखा सके तो दिखाएं इस चीज़ को। इस तरह अदारे को बदनाम नहीं करना चाहिए। यानी कि वहाँ फिर ये है कि वो जो परमाली है, जैसे आपके अभी हमारे कुछ दोस्त जो मजदूर रहनुमा थे, अभी मजदूर थे, उन्होंने ये कहा कि पीछे सामान ही मौजूद नहीं है, तो फिर तो ये फिर उन अफसरान को अपने आप को खुद मुअत्तल करना चाहिए कि आपने दिया कुछ नहीं। देखिए मैं कहता हूँ जी अफसरान को असल काम रियासत को पैसे देना है यार। एमएनएस के इलेक्शन के लिए तो अरबों रुपए का फंड है, जो मैंने कहा है। किसी और को नवाजने के लिए 400-500 अरब का भी फंड है। तो क्या रेलवे अदारा नहीं है यार? रेलवे देखिए कौमी इदारा है, दफाई इदारा। आज इंडिया से जंग लगती है, इसी ट्रैक के ऊपर आपने सारी फौज की असले की तरसील करनी है। आज सारी फौज की पाकिस्तान की मशकें जो है ना वो इसी ट्रैक के जरिए है। वो हमारे पुश्तीबान है, अल्लाह उनकी, हम सो रहे होते हैं, हमारे माजों पर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। ये उनको भी अब सोचना चाहिए कि रेलवे के साथ कौन सी ताकतें हैं, वो इन्हें सिखा दे, वो क्या सलूक हो रहा है उनके इदारे के साथ। तो ये अच्छा कि आपने ये सवाल किया कि, और फिर मैं आपके ये मैं मजदूर वाली बात करूंगा। जो हादसा में बहुत सारे मजदूर, कुछ तबी मौत तो कुछ हादसाती मौत भी शहीद हो जाते हैं, जो हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो रेलवे प्रेम यूनियन क्या करती है कि मजदूर रो रहा है, चीख रहा है, आप लोग भी उसकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो जो कान है वो या तो जूं नज़दीक नहीं जाती या वो रींगना छोड़ गई है। मुझे खुशी है कि आपकी बड़ी गिरफ्त है, आप जो क्या, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। रहते हैं फैसलाबाद में, खबरें आपको वलहार की भी है माशाल्लाह। वलहार में 1 मार्च को हादसा हुआ था 2022 को। वो इसी ट्रैक की ड्यूटी पर ममूर था, रात को सो रहा था, कॉल आई कि ट्रैक पे डाकू आ गए। वो लोग इनके नट खोलते हैं 1 मिनट में और ये टुकड़ा निकाल के पूरा पीस ले जाते हैं, इसको बेचते हैं। तो जब वो ट्रैक पर भागा हुआ, उसके घर में सो रहा था, उसको इत्तला मिली हैदर अली को, तो उसने बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ, आज मर के आऊँगा या मार कर आऊँगा। ये बीवी को आखिरी अल्फाज हैं जो कह के गए। मैं उसके घर गया हूँ 2-3 दफ़ा। उसकी 3 माह की बेटी है और 6-7 साल का बेटा है। वो ट्रैक पर उन डाकुओं से लड़ता हुआ शहीद हुआ है। और मैं अगले दिन वहाँ पर पहुँचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर जाकर कहा, उसकी कब्र पर खड़ा होकर भी कहा कि तेरे खून को ज़ाया नहीं होने दूँगा। मैं उस मुकाम पर भी गया जहाँ पर उसका वो खून बहा, बिलीव करे रेतली ज़मीन, अगले दिन भी वहाँ पर खून ही खून बिखरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अगर कोई स्टेशन का नाम तब्दील हुआ है तो वो वलहार स्टेशन का नाम है, जो हैदर अली शहीद रख दिया गया है। उसमें वहाँ के डीएस ने बड़ा हमारे साथ मोहब्बत का मामला किया, मज़दूरों ने किया, हमारे एजीएम ट्रैफिक ने किया, इन सब लोगों ने। उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक का भी शेर है, उन्होंने उस बड़ी हमारी मदद की, आबियारी की। और अल्लाह का शुक्र है उस नाम पहली दफ़ा 76 साल में किसी स्टेशन का नाम तब्दील हुआ है। उसकी बेवा को हमने 15 डेज़ के अंदर तमाम वाजबात भी लेके दिए। ऐसा नहीं है, हमने जहाँ हमें पता लगता है हमारे मज़दूर को कुछ हुआ है, हम वहाँ पर 1122 की तरह पहुँचते हैं। मैं डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर साहब मौजूद हैं, आप थोड़ा आगे आए। शेख साहब आपको शुक्रिया। मैं ज़रा इनको लेके कुछ 2-3 सवाल इनसे भी कर लूँ। बहुत शुक्रिया, आप भी लाहौर से स्पेशली हम मेहमान हमारे पास आए हैं। आप क्या देखते हैं, मतलब कमर को मैं दिखाऊँ तो ये एक अराज़ी है जहाँ मैंने अक्सर खालिद साहब के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। उस ट्रैक्स के ऊपर हमने बेशतर किलोमीटर भी हम पैदल इसके ऊपर चल के मैं यहाँ से देखूँ तो जब समनाबाद के करीब जाते हैं तो ऊपर मौजें चल रही होती हैं, कोई चारपाई बिछा के बैठा है, तो कोई यहाँ रस्से भी बुने जाते हैं, सब कुछ ही हो रहा है ट्रैक के ऊपर। तो क्या हमारे पास, हमारे इदारों के पास इतनी पावर नहीं है कि लोगों को यहाँ से, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो लोग वैसे भी बैठे हैं। मुझे ये भी याद है एक वाक़या, यही रेलवे कॉलोनी के अंदर रेलवे हुकाम एक्शन करने जाते हैं तो जाली स्टे ऑर्डर दिखा के उन्हें वापस भेज दिया जाता है। मतलब हमारे साथ ऐसी अनहोनियाँ यहाँ हुई हैं रेलवे स्टेशन के साथ कि इतना बड़ा अदारा जिसके पास ज़मीन भी है, इतनी कीमती चीज़ें भी पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी रेलवे को आवाम समझती है कि हमारा अवामी अदारा है, लेकिन इस पर सफ़र करने से डरते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि जी जिस तरह ये समराबाद का इलाका आप देख रहे हैं, हमारे पास सारी कमर्शियल जो जगह है। थोड़े दिन पहले हमारी ख्वाजा सारफी साहब से म्यू गार्डन में मुलाकात हुई, वो कह रहे जी हमने इस जगह का डिसाइड करवा लिया है, इस जगह को डिसाइड कराया, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। रेल के ऑफिसर भी वहाँ पे बैठे हुए थे, मौजूदा सीईओ भी बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा जी आप यूनियन और अपने दरमियान गैप कम करें और इनकी एडवाइस भी लें और इनके साथ बैठ के ये सारे मसले हल करें, क्योंकि ये कमर्शियल जगह पे बिल बोर्ड लगाएंगे तो उसकी बहुत अर्निंग होगी। उन्होंने ब्रांडेड की भी इजाज़त दे दी है, जिस तरह के हमारी ट्रेनें चलती हैं, इसमें कोई कलर भी किसी कंपनी का किसी का नाम रख दें तो इसको लाखों करोड़ों की इनकम होगी। अब ये इस सिलसिले में ये काम शुरू कर दिया गया है। आप देखते हैं तो शराब फैक्ट्री, इतनी सी फैक्ट्री है, उसने बाइक बनाना शुरू की, उसका बिज़नेस बढ़ गया। इसी तरह रेल के पास इतनी कमर्शियल जगह है, इसमें अपना नेटवर्किंग सिस्टम शुरू कर लें, दूसरों से 10 पैसे काल के पैसे कम रखें तो इसको अर्निंग हो जाएगी। रिसालपुर हमारी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी जगह है उसके पास, वो भी वहाँ पे डिस्कस हुई। वो भी लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि अपनी यहाँ पे फैक्ट्री लें, लगाएं, लीज़ पे जगह लें और रेल को उसकी इनकम दें। ये आस्ता आस्ता सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कमर्शियल जगह है, लाहौर में बड़ी कमर्शियल जगह है, उस पर भी उसका एक लाहे अमल तैयार कर रहे हैं, तो इससे रेल की इनकम बढ़ेगी। अगर बात फिर वही है जो शेख साहब ने कही, अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले भी सिंसियर हों, वो भी अपने कमरों से बाहर निकल के दूर में ज़रा चेक करें कि कौन सी जगह यूटिलाइज़ हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो बिज़नेस तो इसी तरह बढ़ेगा। इंडिया उसका जो लोड है उसका वीट का, राइस का, वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो है वो ट्रक नहीं जाने देते, वो रेल के ज़रिए जाता है। तो यही सिस्टम बिल पास करेंगे पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली से बिल पास करवाएं कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रक ना जाए, रेल पे सारा सामान जाए तो सारी अर्निंग आएगी। लेकिन मैं ज़रा पंजाबी में ये कहूँगा कि ਅਸੀਂ बड़े मासूम आ ਉਹੀ तो बिल बनवाते पे जिन्हें ट्रांसपोर्ट कंपनियां वा वो कितना रेल में चलन देंगे, उन्होंने तो बेड़ा कर किया मिल गया। इसी वजह से ये सारा कुछ इतना पीछे आ गया। अभी आप ये ट्रेनों की बात कर रहे हैं, कितनी देर से बेनज़ीर का शहीद हुए 2007 में हुई थी, अभी तक इधर पड़ी, इनकी ऑक्शन करते कोई अर्निंग आती ना। इसी तरह जनरल स्टोर में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वो भी इसी तरह पड़ा गल जाएगा, लेकिन उसको कहीं अच्छे जगह पे यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसकी कुछ अर्निंग आए तो फिर नुकसान तो इसी तरह दिन ब दिन बढ़ेगा ना। कम तो उसी सूरत में होगा जब आप प्लानिंग करेंगे। रेल को तो एक 20 साल की प्लानिंग चाहिए, एक्सपर्ट हायर करके रेल को 20 साल की प्लानिंग दे दें, उस पर चलेंगे तो रेल तो प्रॉफिट में आ जाएगी, रेल प्रॉफिट में आ जाएगी बिल्कुल। लेकिन इसको करेगा कौन? जिन्होंने करना है वो तो कर नहीं रहे। तो ये अब अवाम से तो सिर्फ आप बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि हम अपने हाथों से ये कर दें। अगर करना पड़े तो हम तो बहुत अर्निंग करवा दें, बहुत अर्निंग बिल्कुल। लेकिन आप लोग वो चाहते हैं ये ठीक हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं नए इंजन आए, कमीशन आए, जेबां भरियां जान, मौजां लगियां रहन, रेलवे जावे खूह खाते जिथे जाती। शेख साहब आखिर में कुछ कहना अच्छा, आपने भी एक बात की है मोहसिन नकवी साहब की, तो मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ मोहसिन रेलवे है, वाकई मोहसिन रेलवे है। उन्होंने पंजाब की जितनी ज़मीन है, क्योंकि रेलवे की जो आप कहते हैं ना रेलवे की ज़मीन, ये रेलवे की नहीं, सूबों की है। सबसे पहले उन्होंने पंजाब की तमाम ज़मीन रेलवे को दे दी है। अब रेलवे जो है ना इसको जिस तरह मर्ज़ी यूटिलाइज़ कर सकती है। सबसे पहले ये मिसाल उन्होंने कायम की है और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और मैं तो वैसे उनको जो है ना पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता भी देख रहा हूँ और कोशिश भी है इंशाल्लाह उनके साथ हम मीटिंग भी करने की हमारी ख्वाहिश है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। जो आज तक 76 साल में ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई थी रेलवे में, ख्वाजा साद और उनके मिलने के बाद ये पंजाब की तमाम लैंड पाकिस्तान रेलवे के हवाले कर दी। संजीदगी का आलम बिल्कुल। ये शेख साहब की बातें आपने सुनी कि यहाँ हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मसला वही है, निगरान जो आते हैं उनको पता होता है कि हमने यहाँ से लेके कुछ नहीं जाना, लेकिन जो मौजूदा आते हैं उनको पता होता है कि जो हमारे पीछे बैठी हुई एक बड़ी कबीना है, और कबीना के पीछे बैठे जो MPs के पाकिस्तान में तो ऐसी फिल्में शायद बनती नहीं, लेकिन भारत की फिल्में आकाश हमारी भी पार्लियामेंट की करती हैं। कोई पीछे 40-40, 50 जो MPs की एक फ़ौज बैठी होती है, वो पर्ची डालती है जी 100 बसा मेरियाँ चलती हैं, 100 ट्राले मेरे चलते हैं। तो ये ज़रा रुकें और इसको ज़रा मोहतात करें, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर भी हमने जब रेलवे के मसाइल हों, जब कभी ट्रांसपोर्ट के मसले हों, हमने बेशतर मिसालें देते दिखाया कि ये चाहता है वो बंद हो जाए, वो चाहता है ये बंद हो जाए। हमारे मेम्बरान असम्बली शायद इस कैपेसिटी में मौजूद नहीं है कि लाइक बच्चा असम्बली में जाए, वो भी चाहते हैं नालायक बच्चा और बदमाश बच्चा असम्बली में जाए। तो फिर ये तो होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें रेलवे स्टेशन फैसलाबाद, तीसरा बड़ा शहर भी कहते हैं, तीसरा बड़ा इस रेलवे स्टेशन को भी कहा जाता है। बहुत सारे मसाइल थे, हैं और ये चलते रहेंगे। मसाइल होते हैं, उनका हल भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त इस रेलवे को चलाना है, जो कि रेलवे मुलाजमीन का इसके अंदर किरदार बड़ा दीदनी है। और मेरे ख्याल में दीदनी भी लफ्ज़ छोटा हो जाए, क्योंकि ये रेलवे चलती ही सिर्फ इन मुलाजमीन के सर के ऊपर है, और जिन मुलाजमीन के सर के ऊपर चलती है वो हर महीने तनख्वाहों की मद में, मेरे ख्याल में ये मेरा चौथा या पाँचवां शो है कि हर महीने हम यहाँ आते हैं, एक एहतजाज हो रहा होता है, तनख्वाहें लेट हैं। एक तनख्वाह किसी से पूछेंगे तो उनकी तनख्वाह इस हद तक अब इस वक्त कलील है। अगर मैं ये सिर्फ अंदाज़ा लगाऊं कि बिजली के बिल लगा लें तो सिर्फ महज बिजली के बिलों में चल जाता है। उसके बाद अगर फैसलाबाद के रेलवे क्वार्टर्स की हालात आपको दिखा चुके हैं, वहाँ तो इंसान जीने की भी तसव्वुर जो हैं वो मेरे ख्याल में बाकी नहीं रहे। जिस हद तक हालात वहाँ ख़राब हैं, छतें पसमानदा हैं और पूरा इलाका जो है वो गर्द गुबार के अंदर अटा हुआ है। लेकिन यहाँ मसला ये आता है कौन इसकी डेवलपमेंट करेगा। इलेक्शन के लिए वोट लेने सारे आएंगे, लेकिन जब काम करवाने की बारी आएगी तो कहेंगे वफाकी इदारा उसकी हदूद है, हमारी हदूद नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया अपनी हदूद से ये नो गो एरिया करार दे दिया जाता है। शेख साहब मौजूद हैं, इनसे प्रोग्राम के अंदर मैं आगे चल के दोबारा बात करता हूँ। शेख साहब, कैसे देख रहे हैं कि रेलवे प्रेम यूनियन, हमेशा से हम यहाँ प्रोग्राम करते रहे, मरकज़ी रहनुमा आप यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ खालिद साहब हमेशा होते थे, बहुत सारे मसाइल रेलवे ने ना सिर्फ मज़दूरों की बात की, बल्कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी हमेशा मुसाफिर के फ़लाह बहबूद की बात की कि रेल चलेगी तो हमारा मज़दूर तो चल जाएगा, लेकिन मुसाफिर पहले हो। मैंने कोविड के अंदर याद है कि खालिद साहब के साथ प्रोग्राम किया कि मिन्नतें करते रहे कि हमारे मुलाजमियों को तनख्वाहें मिल जाएंगी, लेकिन मुसाफिर बड़ा तंग है। इस वक्त जितनी महंगाई बाहर है, रेलवे ट्रैक पे चलना एक इस वक्त नेमत से कम नहीं है। दोबारा से आज के दौर में ये सस्ती सवारी बन गई है, बिलाशुबा किराए जितने भी हैं, लेकिन इस वक्त सस्ती सवारी है। अब क्या देखते हैं वर्कर्स के लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद है आपकी। अभी एक हादसा भी हुआ है, उसके ऊपर ज़रा बता दें कि जब कोई हादसा हुआ वो एक हमने दिखाया भी कि लकड़ी का एक हिस्सा था, उसके ऊपर सब कुछ डाल दिया गया। क्या हकीकतन जो वर्कर्स हैं पीछे भर्तियाँ उस मुताबिक भी नहीं हो रही, वर्कर्स थक गया या रेलवे थक गई है? शुक्रिया आपका। लेकिन बात ये जो आपने हादसे की बात की है, मैं ये कहूँगा कि इससे नवाबशाह से लेकर खानपुर तक का जो रेलवे का ट्रैक है वो खूनी ट्रैक बन चुका है। 2015 से लेकर आज तक हमने वहाँ से सैकड़ों लाशें उठाई हैं। हम आज तक सुनते आए हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि मौजूदा दौर में ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की कौम के मुंह पर तमाचा है। आपने देखा हादसा हुआ रिसेंटली, कितनी लाशें वहाँ पर गिरी हैं। आप ये देखें कि एक दिन बिलावल भुट्टो साहब कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि मैं बजट पास नहीं होने दूँगा, तो मुराद का रुख बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ चला जाता। अभी आप देखें हाल ही में MNS को 70 अरब रुपये तकरीबन बल्दियाती फंड्स में दिए गए। हमें कोई इतराज़ नहीं है, हुकूमत की तरजीहात है। आप देखिए अरबों रुपया मोटरवे पर लग जाता है, वो कहाँ से आ जाते हैं? रेल का पिछले दिनों जो हुआ है आपने देखा कि सैलाब आया, रेल तबाह हो गई उस सेक्शन कि जितने हादसा हो रहे हैं ये उसी पटड़ी पर हो रहे हैं, उसी सेक्शन पर हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान रेलवे इस कौम की वहादत की लामत नहीं है? क्या पाकिस्तान रेलवे दफाई अदारा नहीं है? क्या पाकिस्तान रेलवे फलाई अदारा नहीं है? क्या पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर नहीं है? तो इसको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? मतलब यही है कि हुक्मरानों की तरजीहात नहीं, जो मोटर्स वे पर हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो भी अवाम के लिए बनाई जा रही हैं और बनाएं भाई, जितनी बना सकते हैं बनाएं। लेकिन ये तो मुझे बताएं कि ये जो अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान पोल्यूशन फ्री हो, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की अवाम को गरीब को सस्ती सवारी मिले, जिसका आपने भी इजहार भी किया है, और फिर मैं भी आपको ये बताऊं, ज़माना अमन हो या ज़माना जंग हो, ये रेल जो है ना ये पाकिस्तान की सलामती का निशान है। चारों सूबों के अंदर जब लोग इस ट्रेन को देखते हैं ना, उनको यकीन होता है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये सबज इसका निशान, ये पाकिस्तान के झंडे का निशान है। शेख साहब, बल्कि ये इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं, पूरी दुनिया जिस जिद्दत के साथ आगे जा रही है, हमने कभी मदीना की रियासत सुनते हैं, कभी नया पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान को बेहतर करना। अब तो उन रियासतों के अंदर भी इतनी फास्ट ट्रेन चलाने के मंसूबे चल रहे हैं कि जहाँ 5 मिनट से आप मदीने जद्दे से मक्का पहुँच जाएंगे, यहाँ आप दुबई से सऊदी अरब के रियाद शहर में 2 घंटे में आ जाएंगे। वहाँ हम अपनी ट्रेनों की रफ्तार चेक करें तो वो पीछे आ रही है, ना कि ये 120 पे जाए बल्कि 45 पे 40 पे, उस पर भी हादसा हो जाते हैं। तो आवाम तो ये ज़रूर पूछेगी ना कि चाइना का ट्रैक तो पता नहीं कब आना है, हमारे ट्रैक तो ठीक कर दें। आप बचा कह रहे हैं, वो कौमें हैं
वो कौमें हैं माजत के साथ, अगर एक डब्बे के अंदर पत्थर डाल दिए जाए ना और पत्थरों को लाया जाए तो क्या आवाज़ आएगी, हम वो बन चुके हैं। गूंगे बहरे बन गई है पाकिस्तान की कौम। जो कौम अपने हक के लिए नहीं खड़ी हो सकती, फिर उसके साथ यही होना जो पाकिस्तान की वाम के साथ हो रहा है। ये हादसा हुआ है। मुझे आप ये बताएं, जिन लोगों को हमारे सस्पेंड किया गया उनका क्या गुनाह है? वो तो शबरोज़ ट्रैक पे काम कर रहे हैं, तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। 3 साल हो गए हैं जनाब, उनको TADA नहीं मिला, अभी तक लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तो फिर भी वो लोग डटे हुए हैं, खड़े हैं इस आस और उम्मीद पर। 4-4 महीने हो गए हैं सखर डिवीजन में जहाँ पर ये हादसा हो रहे हैं। तो जब बेवाओं को आप पेंशन के बेवाओं को वाजबात 3-3 साल से नहीं देंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा या नहीं आएगा? मुझे एक वाकया याद आया, मैं सुबह आते हुए पढ़ रहा था कि जब यमन का सरबरा बनाकर भेजा एक सहाबी रसूल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आपने एक नसीहत करके भेजा कि मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ में और अल्लाह के में कोई पर्दा नहीं है। मुझे बताओ, जब मेरे हेडक्वार्टर के अंदर बेवाएँ आती हैं, मेरा दिल रोता है, मुझे तकलीफ़ होती है, यार ये किसकी माँ है, किसी की बेटी है। यहाँ पर तो लोग रिटायर हो गए, वो भी इंतज़ार करके मर गए, उनकी बेवा भी मर गई, आज जवान बेटियाँ आ रही हैं वाजबात लेने के लिए। तो फिर रेलवे पर तो ये हमारे हुक्मरानों ने वैसे ही जो है इसका बद्दुआएँ ले लेके काफ़ी काम ख़राब कर दिया है। मैं इस मौके पर कहूँगा कि खुदारा बहुत हो गया, अनफ इज़ अनफ। ये कौमी इदारे को बचाएँ। और बल्कि मैं अपने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी आज अपील करूँगा, खुदारा इस कौमी इदारे को देखें, इसको बिखरने ना दें। ये मुझे बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपने बात की है सऊदी अरब की, मैंने वहाँ पर भी ट्रैवल किया है। आपने बात की है चाइना की, तो आज वो चाइना तुमसे 4 साल बाद आज़ाद हुआ था ना, 49 में आज़ाद हुआ है। हमने पहला त्यारा PIA को उसको भेजा था। आज आप देखिए हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारा PIA है तो वो ख़त्म हो गया है। हमारे करीब ही एक मुल्क है, टाटा फैक्ट्री ने 400 जहाज़ों को आर्डर दिया है। आप आज देखें वो हमसाया मुल्क के पास 20,000 लोकोमोटिव हैं। हमारा क्या हाल है? असल वजह यह है कि पाकिस्तान को जिस तरह लूट खसूट के साथ करप्शन की नज़र किया गया है, इसी तरह पाकिस्तान रेलवे का भी को भी चाटा गया, दिमक लगी हुई है। अब आप देखें रेलवे तो सुकड़ती जा रही है दिन ब दिन। जब मैं रेलवे के अंदर आया हूँ तो उस्लाम 1,40,000 मुलाजम थे, एक रेलवे का जनरल मैनेजर हुआ करता था। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज सिर्फ 67,000 मुलाजम हैं, 3 जनरल मैनेजर हैं जनाब। कितने हैं? 3 जनरल मैनेजर हैं, 3 एडिशनल जनरल मैनेजर हैं, नीचे अफसरान की फौज सफरे मौज है। तो यार गुनाह किसका है? अच्छा शेख साहब, इसके अंदर एक बड़ी बुनियादी चीज़ है कि जब आप जिक्र कर रहे हैं मज़दूर का, रेल का, ख्वाजा साहब साद रफ़ीक साहब, मैं इसलिए आपसे ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि जमात ने उन्हें भी रेडी की है। यहाँ बेशतर बल्कि 50% के करीब जमात ने एक यूनिवर्सिटी बन गई है जिन्हें सियासतदान बना के देते हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट नज़र आती है, लेकिन लग नहीं रहा कि अभी भी हम मेंटली तैयार नहीं हैं। जितनी रेलवे की अराजी पड़ी है, जितने ट्रैक्स हैं, इसको सिर्फ कमर्शलाइज़ करें, अगर इनके ऊपर इश्तिहार ही लगा दें, ये रेल अपना बोझ खुद उठा सकती है। बड़ी अच्छी बात की है। आज जब मैं सफ़र में था शालीमार से, तो मैं हाफ़िज़ सलमान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उसकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल करे, वो मेरे सियासी उस्ताद हैं। मैंने उनके हाथों से ये सारा कुछ सीखा है। 84 में मैंने उनको अराइवल रिपोर्ट दी थी। वैसे तो जमीयत के ज़माने से ताल्लुक़ था, लेकिन उसके बाद उनकी आखिरी दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज़ हमारे इकट्ठे गुजरे। तो मैं उनकी जो बरसी के मौके पर ख्वाजा साहब ने ख़िताब किया, मैं सुनता आ रहा था रास्ते में, तो टाइम मैंने कहा गुजर जाएगा, तो वो यही अल्फाज कह रहे थे कि हाफ़िज़ सलमान एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। अगर वो तालिब इल्म था तो वहाँ पर एक मुजाहिद था। किसी की ज़रूरत नहीं थी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी की बेटी की तरफ आँख उठा ले। अगर वो मज़दूरों की दुनिया में आया तो वहाँ पर भी एक वो सिपा सलार की तरह डटा रहा हुक्मरानों के सामने। उसने निष्कारी नहीं होने दी थी। उसने नवाज शरीफ के और बेनज़ीर मरहुमा के ख्वाब बखेर दिए थे कि हम रेलवे को फ़रोख्त कर देंगे, और इंशाअल्लाह हम भी हाफ़िज़ सलमान के कारकुन हैं, उसके अफ़कार के पहरेदार हैं, उसके हम यूनियन के चौकीदार हैं। इंशाअल्लाह ये हम भी नहीं होने देंगे। रही बात आपने जो कहा ना, उस तर्ज का मॉडल बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान रेलवे के पास बेशुमार ज़मीन पड़ी है, हज़ारों एक लाखों एकड़ है, जो कि आए रोज़ कब्जे भी हो रहे हैं। लोगों की सोच नहीं है। अफसरान को चाहिए, जो हमारी जो लास्ट मुलाकात उनसे हुई है ख्वाजा साहब से, वो जो थॉट दे गए उस पर अमल करें। उसने बड़ी प्यारी बात की है। देखें
चाइना की जो चाइना हो गया, जापान हो गया, हांगकांग हो गया, इन तीनों मुल्क की तर्ज के ऊपर हमारा जो लैंड का डिपार्टमेंट है ना, जो कब्जे करवाता है लैंड मैनेजमेंट को, उनकी तर्ज पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर अथॉरिटी है। हमसाया मुल्क ने भी पिछले दिनों कौमी असम्बली से बिल पास कराया, लैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बना ली है। लाखों एकड़ जगह है आप, और ऐसी प्राइम लैंड है कि ये देखें आपके जो फैसलाबाद की तरफ, ये लेफ्ट साइड की तरफ जो एक प्लाट है ना, उसी के ऊपर टावर खड़े कर दिए जाएं तो पूरे फैसलाबाद से लेकर शोरकट तक तमाम लाजमीन के तनख्वाहें भी निकलते हैं और वाजबात भी अदा कर सकते हैं। मैं इनसे सिर्फ यही कह रहा हूं, क्वार्टर ठीक करवा दें, तो एक बंदा ठीक करा दें। इलाका इनको दे दिया जाए, यहाँ 5 स्टार टावर खड़ा होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। इन अफसरान की नीयत नहीं है, नहीं चाहते। यार मैं तो एक लेबर लीडर हूँ, मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो मुतालबा ही कर सकता हूँ। हाँ, कभी जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो इंशाअल्लाह ताला हम गरीब आवाम को खुशियाँ भी देंगे। गरीब ये जो रेल है इसको भी बहाल करके दिखाएंगे। नहीं तो आज हमारे साथ रेलवे के ब्यूरोक्रेट बैठे, हम उनको बताते हैं किस तरह रेलवे ठीक हो सकता है, लेकिन ये तो हमें छूत समझते हैं, हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, बड़े छोटा कमें समझते हैं। लेकिन ये देखें, होना तो ये चाहिए था। ये जो हादसा हुआ है ना, इसका जिम्मेदार रियासत है। हम क्या कह के थक गए हैं, रेलवे को 10 अरब किसी ने नहीं दिया। ख्वाजा साहब जैसा, अगर मैंने लास्ट मुलाकात से पहले मुझे एक दिन हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई, मैंने कहा ख्वाजा साहब अगर आप इस हकदार से पैसे नहीं ले सके तो फिर कोई भी नहीं ले सकता। और बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती मैं कहूँगा कि हुकूमत ने माजी में भी हमारे 5 साल ज़ाया हुए हैं, माजी में हमारे 5 साल ज़ाया हुए। काश ML1 उस टाइम आ जाता तो आज ये ट्रैक बेहतर हो सकता था। और मैं अब भी कहूँगा कि ये जो पैसा आना है, सबसे पहले इस खूनी ट्रैक को ठीक करें। इसका नाम मैंने हमेशा खूनी ट्रैक लिया है, सैकड़ों जाने खा चुका है। नहीं आती तो हमारी रियासत को शर्म नहीं आती। अगर मुझे ये बताएं कि इन्होंने इतना ये मोटरवे पर अगर अरबों लग सकता है, क्या 10-20 अरब रेलवे पे नहीं लग सकता? नहीं लग सकता। मैं यहाँ वक्त का, क्योंकि हमारे पास किल्लत है, वो भी दिखाएंगे जो आप कहते हैं। जी, यहाँ मैं प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले ये कहना चाहूँगा, क्योंकि शेख साहब मौजूद हैं और खालिद साहब मौजूद हैं, ये इनके मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक जुमला दूंगा। फैसलाबाद से वज़ीर मुमलिकत बने थे, लेकिन अगर काम करना चाहें तो देखें, पंप तो लग सकते हैं 100 साल लीज़ पे, लेकिन रेलवे का ट्रैक और जो पड़ी ज़मीन अराजी है उसके ऊपर बिल्कुल शेख साहब ने बहुत खूबसूरत कहा कि आप जिस जगह पे रेलवे की अराजी मौजूद है, यहाँ से लेकर हम सिर्फ 232 चक तक, बत्ती बावे वाली और रसाले वाली तक जितना हमारा ट्रैक समनाबाद के साथ चलता है, वैसे भी कब्ज़ा हो चुका है आधे से ज़्यादा। हमने देखा है कि जो एक 40 से 50 फुट की हद है उसके अंदर ही सारे बैठे हैं, बाहर कोई नहीं बैठा। अगर उसे लीगलाइज़ करके लीज़ पे दिया जाए तो ये रेलवे को किसी को कुछ कहने की ज़रूरत भी दरपेश नहीं आएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।